उत्तराखंड में 19 साल की एक लड़की अंकिता भंडारी की हत्या के बाद से लोग बेहद गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। एक लड़की के साथ ज्यादती पर गुस्सा धधक रहा है। लोगों ने आरोपी के रिजॉर्ट पर धावा बोल दिया और उसके एक हिस्से में आग लगा दी। तस्वीरें अंकिता की हत्या के बाद किस कदर गुस्सा है, आक्रोश में लोग। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 19 साल की एक लड़की नौकरी की चाहत में घर से बाहर निकलती है। बड़ी मुश्किल से रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल पाती है, लेकिन वहां पर उसका सामना ऐसे दरिंदों से होता है जो उसे नर्क में धकेलना चाहते हैं। लड़की मना करती है तो जान से हाथ धोना पड़ता है। यह कहानी है उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की, जिसका शव हरिद्वार की नहर से मिला, लेकिन उसकी मौत पर पूरे उत्तराखंड में गुस्सा है, उबाल है। उन्नीस साल की एक लड़की गरीबी और तंगी के अंधेरे से निकलकर उम्मीदों की रोशनी में जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। एक बेटी अपने मजबूर माँ बाप की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने की जद्दोजहद में लगी थी। वो चाहती थी उसके सपने भी उड़ान भरे, उसके अरमानों को भी मुकाम मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका कत्ल कर दिया गया। अंकिता नाम था उसका। पहाड़ की एक भोली भाली लड़की पौड़ी गढ़वाल अपने घर से चलकर वो यमकेश्वर के एक रिसोर्ट में काम करने आई थी, लेकिन उस रिसोर्ट में उसका सामना ऐसे हैवानों से हुआ जिसने पहले तो उसकी जिंदगी नर्क बनाने की कोशिश की, और जब अंकिता ने उनकी साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर इसी नहर में फेंक दिया। कई दिनों से डेड बॉडी तलाश रही थी उत्तराखंड पुलिस, और ये जो बैराज आप देख पा रहे हैं, बकायदा सीसीटीवी कैमरे में इस इलाके में जो आरोपी है वो अंकिता के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब आरोपी वापस आ रहे थे तो उस दौरान सीसीटीवी में अंकिता नहीं थी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो अधिकारी जिन्होंने आज तक से बातचीत में बताया है कि जब डेड बॉडी रिकवर हुई है, जो इस एम्बुलेंस में रखी हुई है, जब डेड बॉडी रिकवर हुई है उसके बाद चूंकि अंकिता के पिता और भाई वो भी साथ में यहाँ पर आए हैं, उन्होंने शिनाख्त किया। अंकिता के जो पिता और भाई वो पुलिस अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, और जिस तरीके से जो तीनों गिरफ्तार आरोपी थे, जिसमें पुलकित आर्या मुख्य आरोपी जो रिजॉर्ट का मालिक है, वो उसके खुलासे के बाद ये आसपास चूंकि काफी गहरा नहर है, यहाँ पर गोताखोरों की मदद से एसडीआरएफ की टीम थी, उसने यहाँ पर बकायदा तलाशी ली है। और जिसके बाद ये देखिए, इसमें अंकिता के पिता और भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस गाड़ी में अंकिता के भाई और पिता वो मौजूद हैं, उनको लेकर पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके बाद डेड बॉडी को बकायदा यहाँ पर गोताखोरों की मदद से तलाशा गया, और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद जो डेड बॉडी है अंकिता कि वो रिकवर कर दी गई है, और बकायदा जो परिवार उसने शिनाख्त भी कर ली। पुलिस अधिकारी फिलहाल अंकिता के पिता और भाई को लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। 6 दिन बाद अंकिता का शव बरामद हो चुका है, और इसी के साथ इस केस की सारी गुत्थियां भी फिलहाल सुलझ सी गई है। पुलिस ने अंकिता की हत्या की पुष्टि भी कर दी है, हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन अंकिता अब दोबारा लौट कर नहीं आने वाली। अंकिता की मां के आंसू अब कभी नहीं थमने वाले, और ना ही पिता के गम का सिलसिला थमने वाला है। आखिर अंकिता के साथ क्या हुआ? उसने क्या खता की? उसका जुर्म क्या था? उसकी गलती क्या थी कि 19 साल की एक लड़की की हत्या कर दी गई, उसे मारकर नहर में फेंक दिया गया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको यमकेश्वर के वनतारा रिसोर्ट की तरफ लौटना होगा, जहां अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। इसी रिसोर्ट में उसका सामना 3 हैवानों से हुआ। पुलकित आर्या जो इस रिसोर्ट का मालिक है, सौरभ भास्कर जो इस रिसोर्ट का मैनेजर है, अंकित जो इस रिसोर्ट का एक और मैनेजर है। उत्तराखंड के एक ताकतवर नेता का बेटा पुलकित आर्या ने
अंकिता से वो सब करने का दबाव डाला जो उसके जमीर को गवारा नहीं हुआ, और अंकिता की वही जिद उसकी जान ले डूबी। तारीफ करनी होगी इस बेटी की जो अपने वसूलों से, अपने संस्कारों से समझौता नहीं किया, जान दे दी मगर सिर झुकने नहीं दिया। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। अंकित शर्मा के साथ अरविंद ओझा, ऋषिकेश, आज तक। सवाल है कि अंकिता भंडारी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी हत्या हो गई। इस बारे में पुलिस ने आरोपियों से लंबी पूछताछ की है और खुद आरोपियों ने बताया है कि क्यों और कैसे अंकिता की हत्या की गई। एक पिता का टूट जाना लाजमी जब उसकी बेटी के साथ दरिंदगी हो जाए और वो मजबूर लाचार बना रह जाए। एक मां का आक्रोश भी समझ में आता है, क्योंकि एक बेटी से जुल्म, ज्यादती और दर्द मां से ज्यादा कौन समझ सकता है। अंकिता भंडारी नहीं रही। 19 साल की लड़की एक रसूखदार बाप के बददिमाग बेटे के जुर्म की शिकार हो गई। उसने अंकिता को मार डाला। उसका जुर्म विभत्स और घिनौना था कि अंकिता के जानने वालों ने पुलिस हिरासत में उसके कपड़ों के चीथड़े तक उड़ा डाले, उसे कूट डाला। जानना चाहेंगे ये शख्स लोगों की नफरत और आक्रोश का शिकार क्यों हुआ। ये जानने से पहले इस शख्स को अच्छी तरह से जान लीजिए। इसका नाम पुलकित आर्य है। ये बीजेपी के रसूखदार नेता विनोद आर्य का बेटा है। विनोद आर्य उत्तराखंड में पूर्व मंत्री रहे। अंकिता भंडारी की बदकिस्मती थी कि वो इस शख्स के संपर्क में आ गई। उसे नौकरी करने उस रिसोर्ट में आना पड़ा जिसका मालिक पुलकित आर्य था। अब जो खबर आ रही है वो सीधे सीधे पुलकित आर्य को आरोपों के कटघरे में खड़ा करती है। आरोपियों से पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस मान रही कि अंकिता भंडारी को रिसोर्ट के गेस्ट से संबंध बनाने को कहा गया। अंकिता को पैसे की लालच दी गई और दूसरे दबाव भी डाले गए। अंकिता ने इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। आज तक से बातचीत में उत्तराखंड के डीजीपी ने साफ साफ कहा कि अंकिता को मजबूर करने के पर्याप्त सबूत हैं। उसकी एक चैट आई है, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि वो अपने किसी फ्रेंड को बता रही है कि उसके ऊपर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि उसके साथ उसको कुछ गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। और इससे आगे बढ़ेंगे और खुल करके अगले आने वाले समय में बताएंगे। डीजीपी ने जिस मोबाइल चैट का जिक्र किया है उसका स्क्रीनशॉट आज तक के पास मौजूद है। खुद आरोपियों ने पूछताछ में बताया है 18 सितंबर को पुलकित अंकिता का झगड़ा हुआ। फिर पुलकित ने ऋषिकेश का प्लान बनाया। अंकिता, पुलकित, अंकित, सौरभ ऋषिकेश पहुंचे। वापसी में बैराज होते हुए ऋषिकेश एम्स के पास पहुंचे। बैराज के पास रुककर तीनों शराब पीने लगे। वहां पुलकित अंकिता में झगड़ा होने लगा। पुलकित ने अंकिता पर बदनाम करने का आरोप लगाया। पुलकित ने अंकिता का फोन नहर में फेंक दिया। फिर अंकिता पुलकित में हाथापाई होने लगी। गुस्से में पुलकित ने अंकिता को धक्का दे दिया। धक्के से अंकिता पहाड़ी से नहर में गिर गई। इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं अंकिता के कमरे में, जो रिजॉर्ट स्थित उसका कमरा था जहां पर वो रहती थी। अपने साथ वो सारी यादें इस कमरे से जुड़ी हुई साथ में ले गई है। और देख सकते हैं कि देर रात्रि जो सरकार ने इस रिजॉर्ट पे कार्रवाई की है, क्योंकि जब मामला संगीन होने लगा उसके बाद पुलिस के पास जांच आई और 22 तारीख को जब पुलिस के पास जांच आती है तो अगले 24 घंटे में पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अंकिता इस रिजॉर्ट को छोड़ना चाहती थी और 18 तारीख की रात को उसने अपने एक दोस्त दीप पुष्प को फोन भी किया था और मैसेज भी व्हाट्सएप किया था कि मैं यहाँ से बहुत तंग आ गई हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले की जांच एसआईटी को थमा दी है। धामी सरकार ने रिजॉर्ट को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है, लेकिन इस वारदात से धामी सरकार और उत्तराखंड पुलिस की साख भी जमींदोज हुई है। पौड़ी से अंकित शर्मा के साथ अरविंद ओझा, हरिद्वार, आज तक।
वहीं इस मामले में उत्तराखंड के डीजीपी से आज तक ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष ने यह बातचीत की है डीजीपी से, सुनिए। दुख और गम में है उत्तराखंड की जनता, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है सर कि न्याय करने में देरी हो गई। अगर न्याय पहले हो गया होता तो लड़की जीवित होती। जी अशोक जी। जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये केस 22 तारीख को थाना पुलिस को सौंपा गया था और हमने एक दिन के अंदर ही केस को वर्कआउट कर लिया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने लड़की को इस नहर में, गंगा नहर जो चेला के पास से जाती है ऋषिकेश, वहां पे धक्का दिया है। तो हमने कल से ही प्रयास शुरू कर दिए थे उसकी बॉडी खोजने के। आज सुबह हमें उसमें भी सफलता मिल गई, उसकी बॉडी रिकवर हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने डीआईजी की अध्यक्षता में, रेणुका देवी, एक लेडी डीआईजी की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई है, जो इस विवेचना के पहलुओं पे की गहराई में जाएगी, इन डेप्थ स्टडी करेगी और विवेचना में गुणवत्ता लाई जाएगी बेस्ट पॉसिबल, जिससे कि कोई एंगल छूटा न रह जाए, जिससे कि हमारी जो चार्जशीट जो है वो मजबूत हो और जिससे अपराधियों को दंड दिलवाया जा सके। अशोक जी, लेकिन पूरा मामला क्या है? ये पूरा प्रकरण क्या है? किस वजह से इसकी हत्या कर दी गई? साजिश थी, कुछ और था? थोड़ी देर पहले आपसे बात भी हो रही थी, आप कुछ कह रहे थे कि कोई दबाव था। वो दबाव कौन सा था, क्या था? देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये पुलकित आर्य था, ये कहीं ना कहीं लड़की पे कोई दबाव था किसी तरह का गलत काम करने का। और उसका दोस्त है अंकित, जो अभी आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले। अंकित आर्य इसका भाई है, वो अलग है। जो जेल गया है दूसरा अंकित है, जो पुलकित का दोस्त है। तो ये इसके लिए भी कहीं ना कहीं इसने भी गलत हरकत करने की कोशिश की थी, चैट से क्लियर हो रहा है। तो ये श्योर है कि जो इनके बीच में जो भी वो हुआ है, इशू हुआ है, इसी बात को लेकर के हुआ है। अब इसके आगे डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो उससे और क्लैरिटी आएगी, जो डेथ पता चलता है, बहुत सारी और चीजें क्लियर हो सकती हैं। मतलब दबाव संबंध बनाने का या किस तरह का दबाव? हाँ, यस, ये तो है। कहीं ना कहीं उसको उसने टर्म यूज किया स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करने का, या एक जगह टर्म यूज किया कि किस करने का प्रयास, इस तरह का टर्म यूज किया। तो कहीं ना कहीं संबंध टाइप का चीज ही है उसमें। और वो अपने दोस्त को बता रही है चैट में कि मेरे ऊपर एक छोटी सी सैलरी दे करके इस तरह के गलत काम के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहे। तो वो बात स्पष्ट है, उस चैट से स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं इलीगल रिलेशन बनाने का या प्रयास कर रहे थे। तो उसी को लेकर के ये लड़की भी परेशान थी और उसने अपने पेरेंट्स से तो नहीं, उसने अपने किसी दोस्त से शेयर किया। उस चैट के थ्रू ये सब क्लियर हुआ है। और हम लोग, जैसा मैंने कहा, कि मामले की 100% डेप्थ तक जाएंगे और इनका मुलजिमों का रिमांड भी लेंगे, जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी चीजों में। पोस्टमार्टम के बाद चीजें और क्लियर होती है। अशोक कुमार जी, इस रिजॉर्ट पर गलत गतिविधियों को संचालित करने का भी आरोप लग रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अभी पहली बार सामने आया है मामला, और अगर लोगों के पास कोई भी प्रूफ है, कोई भी सूचना है, कोई भी ऐसी आशंका है, तो कृपया करके हमारे संज्ञान में लाएं। हमारी जो एसआईटी है उनकी भी सबकी जांच करेगी, और ऐसा होगा तो और दूसरे मुकदमे भी दर्ज किए जा सकते हैं। साथ ही वहां के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जहां पर साक्ष्य थे उस पर तो बुलडोजर चला दिया गया, अब साक्ष्य और सबूत कैसे तलाशेगी पुलिस? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप जानते भी हैं कि लोग बुलडोजर भी चलवाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम साक्ष्य, मैं आपको एश्योर करता हूं कि साक्ष्य जो है हमारे पास ऑलरेडी काफी है, और अभी जो एसआईटी बनाई है पूरे साक्ष्यों की एक एक जड़ तक जाएंगे और बेस्ट पॉसिबल साक्ष्य इसमें निकालेंगे, जिससे कि अपराधियों को सजा दिलाई जा सके। जो डेड बॉडी मिली है अशोक जी, परिजनों ने बता दिया है क्या कि अंकिता की ही डेड बॉडी है? शिनाख्त कर लिया? कर लिया, सुबह ही कर लिया। पोस्टमार्टम चल रहा है, एम्स ऋषिकेश में पोस्टमार्टम चल रहा है। वहीं इस मामले में रिजॉर्ट में काम करने वाले खानसामा मानवीर सिंह ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं और आसक संवाददाता ने उनसे बातचीत भी की है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन रिजॉर्ट में काम करने वाले रसोइया ने कहा कि अंकिता ने रोते रोते कॉल किया था। अंकिता ने बैग लाने के लिए ये फोन किया था, ये फोन किया गया था अंकिता की तरफ से। बैग लेकर गया तो अंकिता मिली ही नहीं।
फोन आया अंकिता का, बैग लेकर आओ, लेकिन बैग लेकर गया तो वो नहीं थे। 18 सितंबर को 3 बजे ये आखिरी बार अंकिता देखी। सैफ, कितने बजे 18 तारीख को आपने आखिरी बार अंकिता को देखा था? लगभग 3-4 बजे के करीब देखा था मैंने उसको, क्योंकि मैं उसके बाद मैं 2 बजे किचन क्लोज कर देता हूँ, ऊपर चला जाता हूँ, तो उस समय मैं नीचे घूम रहा था। तो मैडम खाना खोना खाई होगी, तो उसी समय मैंने उसको देखा एक झलक का, और उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा। क्या बैग मंगवाया था? क्या कॉल आई थी? क्या आया था? उसकी कॉल आई है किसी 2 लड़कों को, जो मेंटेनेंस वाला है और एक सर्विस वाला, वो बाहर गए थे घूमने। शाम को 6 बजे के बाद तो गेस्ट तो थे नहीं हमारे पास, तो इन्होंने कहा बाहर चले जाता। और मैं अब मेरी गाड़ी 3-4 दिन से पंचर ही हो रही थी, उसका ऐसे जगह पंचर था, तो बार बार हवा निकल जा रही। क्या कॉल आया था? उसको ये कॉल आई है कि मेरा बैग ले जाओ। रोते रोते ये बोला उसने कि मेरा बैग ले जाओ और इसको तुम बाहर रोड पे रख दो, बस रोड तक ले जाओगे, बस इतना ही कॉल काट के उसने काट दिया कॉल। उसके बाद स्टाफ बताता है कि हम लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे गए तो हमने वहाँ पे बोला है, तो वहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है, किसी ने अंदर नहीं आने दिया। किसी इन्होंने शायद कोई शिव नाम का इलेक्ट्रिशियन है, उनको ये बताया कि जाओ जरा, हमारी मैम रो रही है, क्या हुआ उसको। तो ये पुलकित आर्य का जो मैनेजर है अंकित गुप्ता, वैसे उसका अंकित गुप्ता नाम ने, उसका दूसरा नाम भी है पुलकित गुप्ता है उसका नाम, पुलकित गुप्ता है उसका नाम। तो उसने उसको अंदर नहीं आने दिया। किसको? ये एक शिव इलेक्ट्रिशियन है, वो अभी जा रखे, अभी है यहाँ पे नहीं है वो। तो उनको बताया था, तो उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने ये बोला था कि मैं मैडम से एडिशन लगाता हूँ, वो लगा दो। उसने नहीं जाने दिया, उसने पता नहीं किसी वजह से रोक दिया। तो उसके बाद जब 4 लोग निकले थे, अंकिता, पुलकित और बाकी 2 और लोग, तो वापस कितने लोग आए थे? 4 लोग तो मुझे नहीं पता है, 4 लोग निकले। स्टाफ कह रहा है कि 4 लोग निकले बाहर, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे में भी आ चुके हैं। और सीसीटीवी कैमरे में ये आया कि 9:04 पे उन्होंने रिजॉर्ट के लिए एंट्री मारी है, रिजॉर्ट आने के लिए। अच्छा। यहाँ से ऋषिकेश आए थे वो। अच्छा। ऋषिकेश से ये बैरल के कैमरे से पता चला है। तो यहाँ से ऋषिकेश से आने के लिए तो 11:15 बजे के करीब वहाँ पहुंचे वो लोग। अच्छा। और अब हम आपको अंकिता भंडारी का वो आखिरी फोन कॉल भी सुनाते हैं, जिसमें वो खानसामा मनवीर सिंह चौहान से उनकी बातचीत हो रही है। और ये एक्सक्लूसिव ऑडियो है जो हम आपको सुनाने वाले हैं। अंकिता और रसोई के बीच में जो आखिरी बातचीत हुई है, जिसमें वो बहुत डरी हुई सी लग रहे हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं। मैम बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज बैग ऊपर जा दो, दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल। हाँ चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे, 2 मिनट बस, चल। बात कर। हेलो मैम, पवन बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज बैग ऊपर ले जा दो, दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे, 2 मिनट। मैम पवन बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज बैग ऊपर जा दो, दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। हाँ चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे, 2 मिनट बस, चल। बात कर। हेलो मैम, पवन बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज बैग ऊपर ले जा दो, दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे, 2 मिनट। कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा भले ही नहीं हुई हो, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। नॉन गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनेगी। ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। अशोक गहलोत के इस बयान के साथ कांग्रेस अध्यक्ष पद की दावेदारी का उनका औपचारिक ऐलान हो गया। साथ ही राहुल गांधी से उनकी मुलाकात से ये भी साफ हो गया कि इस बार कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होगा। तो वो इस बात के लिए वो कह रहे हमने एक बार फैसला कर लिया
कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे। ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मुझे मालूम है कि सब लोग चाहते भी हैं, पर मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी बातों का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, कार्यकर्ता चाहते हैं, तो मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान बहुत ज़्यादा है। पर एक बार हमने कुछ कारणों से तय कर लिया कि हम लोग इस बार नॉन गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने। डेट तो मैं फिक्स अब जाके करूँगा, पर मुझे ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है, एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके। और मुझे उम्मीद है कि जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चुनाव में उतरने की मंशा अशोक गहलोत पहले ही जता चुके थे, लेकिन साथ में कहा था कि उनकी पहली कोशिश राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मनाने की होगी। अब गहलोत के बयान से साफ हो गया है कि राहुल चुनाव न लड़ने के अपने रुख पर कायम है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अशोक गहलोत 26 सितंबर को नामांकन भरेंगे। नामांकन से पहले अशोक गहलोत ने शिरडी जाकर बाकायदा साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। देखिए, वो राहुल जी को आज सुबह काफी रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां प्रस्ताव कर रही है उनके लिए। पर वो कहते हैं हमने एक बार तय कर लिया कि गांधी परिवार कोई व्यक्ति हम लोग नहीं उतरेंगे चुनाव के लिए, एक बार नॉन गांधी ही अध्यक्ष बने, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो देखते हैं। पर जिस प्रकार से आपका अनुभव है, आपको नहीं लगता है कि जो दूरियां दिखाई दे रही है, अलग अलग दावेदारी हो रही है, और आपने संदेह जताया है कि पार्टी जुड़ने के बजाय कहीं उसमें विभाजन ना आ जाए? नहीं, कोई विभाजन नहीं आएगा। ये चुनाव लड़ना एक अलग बात है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात है, और चुनाव के बाद में हम सब मिलकर ही काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। उधर अशोक गहलोत के नामांकन के ऐलान के साथ ही राजस्थान कांग्रेस में नए सीएम के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 26 सितंबर को गहलोत के नामांकन के बाद ही सोनिया गांधी मुख्यमंत्री के नाम पर अपने पत्ते खोलेंगी। उधर गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन के ऐलान के साथ ही सचिन पायलट ने भी अपनी कवायद शुरू कर दी है। राजस्थान की सियासी हलचल के बीच सचिन पायलट विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात करने पहुंचे। पायलट के जल्द ही विधायकों के साथ बैठक की भी चर्चा है, क्योंकि राहुल गांधी के एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले के साथ सचिन पायलट के नाम पर चर्चा फिर तेज हो गई है। नहीं, मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली बता दिया था, आप थोड़ी पेशेंस रखिए, आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है। जो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेड। अध्यक्ष पद के चुनाव की रस्साकशी और राजस्थान सीएम पद को लेकर सस्पेंस, बीजेपी की भी इस पर पैनी नजर है। वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है जी, लेकिन मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि उनका उदयपुर में क्या कमिटमेंट था वो तो वो जाने, लेकिन वो जो ऐसे असमंजस की स्थिति होती है उसमें प्रदेश का नुकसान होता है, प्रदेश का नुकसान होता है। और दो खेमों में बटी हुई सरकार है। एक आदमी है सचिन पायलट साहब, वो कह रहा मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, एक सिद्धांत लागू होगा, वो कांग्रेस तय करे। लेकिन ये जो स्थिति बनी है ना, इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से एन पहले आज हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनिया गांधी से मिले। मुलाकात में सोनिया ने साफ कर दिया कि वो चुनाव में निष्पक्ष रहेंगे। फिलहाल अशोक गहलोत रेस में आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के बागी G23 ग्रुप से शशि थरूर ताल ठोक चुके हैं। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी का नाम भी दावेदारों में शामिल हो गया है। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का नामांकन शुरू हो रहा है। 30 सितंबर को नामांकन का आखिरी दिन है, यानी 30 सितंबर को तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। शिरडी से पंकज खेलकर, कोची से मौसमी सिंह और दिल्ली से राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है और दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी का पटना दौरा पीएफआई के निशाने पर था। ऑपरेशन ऑक्टोपस में पकड़े गए पीएफआई नेता से पूछताछ में सामने आया है कि इसे 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के पटना दौरे पर गड़बड़ी की बड़ी साजिश की गई थी। मकसद माहौल बिगाड़ना था।
12 जुलाई 2022, पटना, बिहार। यही वो तारीख है जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होने पटना पहुंचे थे। उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारी थी, सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई थी, लेकिन पीएफआई उस रोज उनकी सुरक्षा में सेंध की साजिश रच रहा था। अब 2 महीने बाद इस साजिश का खुलासा हुआ है। केरल में गिरफ्त में आए पीएफआई नेता ने साजिश का बड़ा खुलासा किया है। उसने माना कि पीएम की 12 जुलाई की पटना रैली में गड़बड़ी की साजिश थी। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब बड़ा खुलासा ईडी की जांच में सामने आया है। दरअसल 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैली करने पहुंचे थे। खुलासा यह हुआ है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग उस रैली में माहौल खराब करने की साजिश रच रहे थे। इससे भी बड़ा खुलासा यह हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में माहौल खराब करने के लिए बकायदा पीएफआई मेंबर को ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई की तैयारी बड़ी थी। रैली में माहौल बिगाड़ना था, इसके लिए बैनर पोस्टर बनाए गए। गड़बड़ी के लिए बकायदा ट्रेनिंग दी गई। पीएम की रैली में गड़बड़ी करने की साजिश वाली एफआईआर में कई खुलासे हुए हैं। मसलन पीएफआई देश में आतंक फैलाना चाहता है, सौहार्द बिगाड़ना चाहता है, आपराधिक साजिश रच रहा है, दंगे भड़काने की साजिश में लगा है, टेरर ग्रुप को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियार और गोला बारूद जमा किए जा रहे हैं। किस तरह से पीएफआई ने भारत के प्रधानमंत्री की रैली को भी टारगेट करने का एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था, किस तरह से उसमें देश के सौहार्द को बिगाड़ा जाए, धार्मिक दंगे भड़काए जाएं और 120 करोड़ रुपया विदेशों में से इसी कारण खातों में आ रहा है। एक अलग से ग्रुप बनाया गया है जिसको हथियारों की ट्रेनिंग दी जाए, गोला बारूद की ट्रेनिंग दी जाए। ये लोग देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, देश के लिए खतरा बने हुए हैं। ये सारा षड्यंत्र पीएफआई की गिरफ्तारी के बाद, लोगों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। ये भी सामने आया है कि इनके निशाने पर अनेक हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारीगण और भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेतागण इनके निशाने पर थे और कुछ विदेशी ताकतें ऐसी हैं जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती हैं और विदेशों से इसमें फंडिंग हो रही है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का चल रहा है। पीएम मोदी की अक्टूबर 2013 की रैली में भी गड़बड़ी हुई थी। गांधी मैदान में धमाका हुआ था जिसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ बताया गया। हाल में बिहार में पीएफआई मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है। शहर शहर पीएफआई के ठिकानों पर छापे पड़े हैं, कई दस्तावेज मिले, आतंकी ब्लूप्रिंट मिला है। इंडिया 2047 नाम से 7 पन्नों की बुकलेट मिली है। भारत को मुस्लिम देश बनाने का जिक्र मिला है। शहर शहर ट्रेनिंग दी जा रही थी, तब बिहार पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ट्रेनिंग को आरएसएस शाखा से तुलना कर दी गई, लेकिन विवाद बढ़ने पर एसएसपी को सफाई देनी पड़ी। तिरुवनंतपुरम से शिवमोल केजी, किशनगंज से रोहित सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक। टेरर फंडिंग को लेकर पीएफआई के खिलाफ आधी रात का ये ऑपरेशन चला। अब फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई के खाते में एक साल में 120 करोड़ रुपए आए। अब दावा है कि इससे दोगुना फंड कैश में मिला है और फंड सिर्फ देश के अलग अलग शहरों में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मिला है। ऑपरेशन ऑक्टोपस से सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई की कमर तोड़ दी है, पूरे नेटवर्क को तबाह कर दिया है। गुरुवार को एक साथ 15 राज्यों में छापेमारी में 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गुरुवार के ऑपरेशन में 200 एनआईए के अधिकारी शामिल थे। इस छापेमारी पर सीधे गृह मंत्रालय और एनएसए की नजर थी। अब टेरर फंडिंग का खुलासा हुआ है। पीएफआई के जब्त खातों से साल भर में 120 करोड़ रुपए ट्रांसफर का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक कैश से मिले फंड इससे दोगुना यानी 240 करोड़ से भी ज्यादा है।
ये फंडिंग देश ही नहीं विदेश से भी हुई है। जांच एजेंसी एनआईए का दावा है कि पीएफआई भारत में मुस्लिम राज बहाल करने के लिए युवाओं को गुमराह कर रहा है। मासूम नौजवानों का ब्रेन वॉश कर आतंकी संगठन आईएसआईएस, अलकायदा, लश्कर से जुड़ने के लिए उकसाता है। ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि पिछले एक साल में पीएफआई को तकरीबन 120 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा विदेशों से भी पीएफआई को बड़े पैमाने पर फंड मिला है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि देश के अलग अलग इलाकों में जो एफआईआर दर्ज हुई है और जो तहकीकात हुई है उससे खुलासा हुआ है कि पीएफआई दरअसल देश में दंगे भड़काना चाहती है। इसके अलावा आतंकी ट्रेनिंग देने का भी आरोप पीएफआई पर लग रहा है। लखनऊ में भी पीएफआई के खिलाफ एक्शन हुआ। बीती रात पुलिस ने मक्कागंज से मौलाना अहमद बेग नदवी को गिरफ्तार किया। अहमद बेग नदवी 2022 के विधानसभा चुनाव में केसरगंज से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है। अहमद बेग लंबे समय से सोशल मीडिया से नौजवानों को पीएफआई से जोड़ने की मुहिम चला रहा था। यूपी एसटीएफ ने इंटेलिजेंस इनपुट के बाद मौलाना अहमद बेग नदवी को तंग गलियों वाले इलाके से गिरफ्तार किया। अहमद बेग नदवी जो मौलाना हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। लखनऊ पुलिस ने मदेगंज से उनको गिरफ्तार किया है। अहमद बेग नदवी इस मकान में रहते हैं। ये पूरा मकान मक्कागंज मस्जिद के पास है। पूरे मकान में किराएदार रहते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर अहमद बेग नदवी वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। हमने परिवार से भी बात करने की कोशिश की लेकिन वो सामने आने को तैयार नहीं रहे। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि अहमद बेग नदवी हालिया में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बहराइच की कैसरगंज सीट से एसडीपीआई, जिसको पीएफआई का ही दूसरा पॉलिटिकल विंग कहा जाता है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उससे विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। तमाम जो यूट्यूब पे जो पोस्ट हैं उसके आधार पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार अहमद बेग नदवी पर नजर रख रही थी। बिहार के किशनगंज आपके लिए चलते हैं। इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। अब तय कर लीजिए मैं ट्रैफिक के नियमों के सिग्नल का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। अब तय कर लीजिए मुझे जो टैक्स भरना पड़ता है वो पूरा जीवन मृत्यु पर्यंत नियमों के साथ मैं भर दूंगा या भर दूंगी। जो आपको तय करना है वो करिए। अपने अलावे एक संकल्प ले लीजिए। मैं आपको बताता हूं अगर 130 करोड़ लोग एक एक संकल्प लेते हैं तो 130 करोड़ कदम देश एक साथ आगे बढ़ता है। बहुत बड़ी ताकत है। आजादी के अमृत काल देश के लिए संकल्प लेने का समय है। 130 करोड़ नागरिकों के लिए भी संकल्प लेने का समय है और वो 130 करोड़ नागरिकों ने उसको जीवन पर्यंत निभाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे सामने युवा बैठे हैं। आजादी की शताब्दी जब मनाई जाएगी हम मंच पर बैठे हैं, इसमें से शायद कोई नहीं होगा मगर आप लोग जरूर होंगे। और आप ऐसे भारत के नागरिक होंगे जिस भारत पर हर भारतीय नाच करेगा, गर्व करेगा। ऐसे भारत के आप इसके लिए एक सामूहिक पुरुषार्थ की जरूरत है। इसके लिए सामूहिक संकल्पवान राष्ट्र की जरूरत है और इसके लिए एक दिशा में काम करने वाले 130 करोड़ लोग एक दिशा में अपना पुरुषार्थ करें, इसकी जरूरत है। और इसी के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये आजादी के संग्राम के लड़ने वालों का सम्मान और देश के हर क्षेत्र के अंदर लक्ष्य करने का समय, ये आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। और आजादी का अमृत काल हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 सर्वप्रथम बनाने का और विश्व में विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्तावित। भाइयों बहनों, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि आपके रसद क्षति मेरे कारण हुई है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, इधर डाउन हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। मगर मैं आपसे बात करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि भाई बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम रोककर मैं 10 मिनट बात करना चाहता हूं। मेरे 10 मिनट समाप्त हुए। आप सबों को
व्यक्तिगत जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बीते 5 साल में दुनिया भर में कंपनीज में महिला बॉसेस की संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन भारत में यह तेजी दुनिया के औसत से भी कहीं ज्यादा है और यह दावा ग्रांट थॉर्नटन की एक रिपोर्ट में कहा गया। बीते 5 वर्षों में कंपनियों की कमान संभालने वालों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2017 से 2022 के बीच दुनिया भर की कंपनियों में महिला बॉस की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। ग्रांट थॉर्नटन की इंटरनेशनल बिजनेस रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 2017 में दुनिया भर में महिला बॉस 25% थी, जो 2022 में बढ़कर 32% हो गई हैं। ये सर्वे 29 देशों की 10,000 कंपनियों पर किया गया था, लेकिन इस सर्वे में जैसे ही भारत का जिक्र होता है तो आंकड़े कुछ अलग ही तस्वीर पेश करते नजर आ रहे हैं। दरअसल देश में 2017 से 2022 के दरमियान कंपनियों में बॉस की पोस्ट हासिल करने वाली महिलाओं की संख्या 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गई है। ग्रांट थॉर्नटन के मुताबिक 2017 में वरिष्ठ पदों पर काम करने वाली महिलाएं 17% थी। ये आंकड़ा 2022 में बढ़कर 38% हो गया है। यानी 5 साल में दुनिया भर में बॉस बनने वाली महिलाओं के मुकाबले भारत में करीब 3 गुना ज्यादा महिलाएं बॉस बनी हैं। ग्रांट थॉर्नटन ने भारत की करीब 250 कंपनियों पर सर्वे किया है, जिसके नतीजों के मुताबिक कोरोना काल के बाद बने नए वर्क कल्चर से महिलाओं को ज्यादा फायदा हुआ है। सर्वे के मुताबिक 63% का मानना है कि वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में महिला कर्मचारियों को फायदा पहुंचाया है। 49% का कहना है कि स्टेक होल्डर्स की वजह से कंपनियों में महिला और पुरुष कर्मचारियों का औसत सुधारा गया है। वहीं 90% का दावा है कि नए वर्क कल्चर से महिलाओं के करियर को और ऊंची उड़ान मिलेगी। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं तरक्की पाने के अलावा अपने दम पर कारोबार खड़ा करने और रोजगार देने के मामले में भी कम नहीं हैं। देश की 45% स्टार्टअप की मालकिन महिलाएं हैं। 20% एमएसएमईज को महिलाएं संभालती हैं। करीब 1.5 करोड़ उद्योगों की मालिक महिलाएं हैं, जहां पर लगभग 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 2030 तक महिलाओं के स्थापित उद्योगों का आंकड़ा 3 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिनमें 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। देश में कामकाजी महिलाओं की संख्या करीब 43.2 करोड़ है। अगर इनके अलग अलग सेक्टर्स में हिस्सेदारी को देखें तो एजुकेशन सेक्टर में 30% महिलाएं बॉस हैं, फिटनेस सेक्टर में 24%, मीडिया में 23%, आईटी में 20%, हेल्थ केयर में 30% और रियल एस्टेट में 14% फीमेल बॉस हैं। इन्हीं सेक्टर में महिला कर्मचारियों की तादाद भी सबसे ज्यादा है। आदित्य के राणा, आज तक। उत्तराखंड में 19 साल की एक लड़की अंकिता भंडारी की हत्या के बाद से लोग बेहद गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और एक लड़की के साथ जाति पर गुस्सा भड़क रहा है। लोगों ने आरोपी के रिजॉर्ट पर धावा बोल दिया, उसके एक हिस्से में आग लगा दी और अब उनकी जो आखिरी बातचीत है वो भी सामने आई है, जिसमें वो खानसामा से बातचीत करते हुए रोती हुई बात कर रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव ऑडियो भी हमारे पास है। अंकिता और रसील के बीच में ये आखिरी बातचीत है, वो आखिरी बातचीत आपको सुनाते हैं। मैम सर बोल रहा हूँ, क्या हुआ? प्लीज मेरे ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।